व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे रोलैंड बार्थ्स की और उसके तमाम मेजर वर्क्स और टर्म्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। रोलैंड बार्थ्स एक फ्रेंच फिलोसोफर, क्रिटिक और लिटरेरी थियोरिस्ट हैं जो 12 नवंबर 1915 को नॉर्मैंडी के एक टाउन शैबोग में पैदा हुए। बार्थ्स की राइटिंग्स पर सिमियोटिक्स, स्ट्रक्चरलिज्म और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म का हमें गहरा असर नज़र आता है। सिमियोटिक्स का मतलब है साइंस सिस्टम, यानी जिसमें सिग्निफायर और सिग्निफाइड होता है। आगे हम इसको बार्थ्स के वर्क्स में डिस्कस करेंगे। रोलैंड बार्थ्स एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ। बार्थ्स को पैदा हुए अभी 1 साल भी नहीं हुआ था कि उनके फादर की वर्ल्ड वॉर 1 में डेथ हो गई। बार्थ्स की मदर और ग्रैंड पेरेंट्स ने मिलकर उसे बड़ा किया। 1929 में वो पेरिस चले गए, जहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस में बार्थ्स ने लिटरेचर, ग्रामर और फिलोलॉजी पढ़ी। फिर बार्थ्स की पढ़ाई इंटरप्ट हुई क्योंकि उन्हें ट्यूबरक्लोसिस हो गया और वो अपना ज़्यादातर टाइम सैनिटोरियम्स में गुजारने लगे। 1948 में वो दोबारा अपने एकेडमिक वर्क्स की तरफ आए और 1953 में उन्होंने अपना पहला वर्क पब्लिश करवाया जिसका नाम था राइटिंग डिग्री ज़ीरो। इस वर्क में बार्थ्स ज़ीरो डिग्री का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाता है और कहता है कि राइटिंग को ज़ीरो डिग्री पर होना चाहिए, यानी राइटिंग में ना तो कोई पर्सनल स्टाइल हो, ना कोई आइडियोलॉजी छुपी हो और ना ही कोई पॉलिटिकल एजेंडा हो। पर्सनल, पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल बाइस से दूर हो, यानी राइटिंग ज़ीरो डिग्री पर हो। ज़ीरो डिग्री से मुराद ऐसी राइटिंग है जो न्यूट्रल, डायरेक्ट और क्लियर हो, जिसमें कोई आइडियोलॉजी छुपी ना हो, जो किसी भी आइडियोलॉजी या किसी भी पॉलिटिकल एजेंडा को सपोर्ट ना करे। उसमें कोई भी पर्सनल स्टाइल भी शामिल ना किया जाए। जैसा कि बार्थ्स खुद कहता है, द स्टाइल ऑफ राइटिंग डिग्री ज़ीरो इज़ बेसिकली अ स्टाइल ऑफ एब्सेंस विच सेज इन अ सेंस एवरीथिंग बाय सेइंग नथिंग। रोलैंड बार्थ्स ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर को क्रिटिसाइज करता है और कहता है कि डिफरेंट पीरियड्स में डिफरेंट तरह से लिटरेचर को अप्रोच किया गया। राइटिंग के ज़रिए मुख्तलिफ आइडियोलॉजीज़ और पॉलिटिकल एजेंडास को सपोर्ट किया गया। बार्थ्स कहता है कि ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि किसी भी सोसाइटी की सोशल वैल्यूज़ और नॉर्म्स मेंटेन रहें, यानी सोशल स्ट्रक्चर बना रहे। मिसाल के तौर पर एडवर्टाइजमेंट्स के ज़रिए ये दिखाया जाता है कि अच्छे लाइफस्टाइल का मतलब है कि आपके पास कार हो। अगर आपके पास अच्छी कार है तो इसका मतलब है कि आपका लाइफस्टाइल अच्छा है, आप खुश हैं, आप सक्सेसफुल हैं। इस तरह अच्छे लाइफस्टाइल को, सक्सेस को और हैप्पीनेस को मटेरियल चीज़ों के साथ जोड़ दिया जाता है कि आपके पास कार है तो इसका मतलब है कि आप पैसे वाले हैं, आपका स्टेटस हाई है, आप सक्सेसफुल हैं। लेकिन इसके पीछे होता क्या है? बेसिकली इसके पीछे कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजीज़ को सपोर्ट किया जा रहा होता है। कैपिटलिज्म की वैल्यूज़ को प्रमोट किया जा रहा होता है कि एक्सपेंसिव चीज़ें खरीदने का मतलब है कि आपके पास बहुत पैसा है, आप सक्सेसफुल हैं। यूँ सोशल वैल्यूज़ बनाई जाती हैं और सोशल स्ट्रक्चर मेंटेन रहता है। बार्थ्स कहता है कि लैंग्वेज इनोसेंट नहीं है, बल्कि लैंग्वेज पॉलिटिकल है, जिसके ज़रिए लोगों को कंट्रोल किया जाता है, सोशल वैल्यूज़ बनाई जाती हैं। राइटिंग डिग्री ज़ीरो में बार्थ्स कहता है कि एक राइटर को इन सारी आइडियोलॉजीज़ का पता होना चाहिए और उसे अपनी राइटिंग्स में किसी भी ऐसी आइडियोलॉजी को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि राइटिंग ज़ीरो डिग्री पर होनी चाहिए। यानी राइटिंग न्यूट्रल होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए और एस्थेटिक होनी चाहिए।
जैसा कि बात खुद कहता है, राइटिंग इज द डिस्ट्रक्शन ऑफ एवरी वॉइस, ऑफ एवरी पॉइंट ऑफ ओरिजिन. राइटिंग इज दैट न्यूट्रल, कंपोजिट, oblique space where our subjects slips away. फिर रोलैंड बार्थ्स लैंग्वेज, स्टाइल और राइटिंग तीनों को डिफ्रेंशिएट करता है, यानी तीनों में फ़र्क बयान करता है. लैंग्वेज साइंस सिस्टम है जिसको कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है. बार्थ्स कहता है कि लैंग्वेज पर राइटर का कोई कंट्रोल नहीं होता. राइटर जहाँ पैदा होता है वहाँ की लैंग्वेज सीखता है और उसमें लिखना शुरू कर देता है, या राइटर जिस लैंग्वेज को जानता है, जो लैंग्वेज उसने लर्न की होती है, वो उसी में लिखता है. लैंग्वेज पर राइटर का कोई कंट्रोल नहीं होता. मिसाल के तौर पर अगर राइटर ने इंग्लिश लैंग्वेज लर्न की है, वो इंग्लिश लैंग्वेज जानता है, तो वो इंग्लिश में लिखेगा. इस पर राइटर का कोई कंट्रोल नहीं है. फिर है स्टाइल. स्टाइल का मतलब है राइटर का पर्सनल एक्सप्रेशन, कि राइटर किस तरह यूनिक अंदाज में लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है, कैसे वर्ड्स चूज़ करता है, उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है, ये सब कुछ राइटर के स्टाइल में आता है. मिसाल के तौर पर अर्नेस्ट हेमिंगवे बहुत ही शॉर्ट और डायरेक्ट सेंटेंसेस में लिखता था. इस तरह वर्जीनिया वुल्फ बहुत ही लॉन्ग सेंटेंसेस इस्तेमाल करती थी, जो एक फ्लो में होते थे, यानी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की टेक्निक में लिखे होते थे. तो ये इन राइटर्स का स्टाइल है कि वो किस अंदाज में लिखते हैं, किस तरह लिखते हैं. बार्थ्स कहता है कि स्टाइल पर भी राइटर का कोई कंट्रोल नहीं होता. राइटर जैसे लर्न करता है, उसके जैसे एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो बिल्कुल वैसे ही लिखता है. फिर है राइटिंग. बार्थ्स कहता है कि राइटिंग पर राइटर का पूरा कंट्रोल होता है. ये आइडियोलॉजिकल होती है, ये राइटर के कंट्रोल में होती है. यानी राइटर कैसे अपनी राइटिंग्स में सोशल वैल्यूज़ को दिखाता है, आइडियोलॉजीज़ को सपोर्ट करता है, वो कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करता है, ये सब कुछ राइटर के कंट्रोल में होता है. ये सब कुछ राइटर के अपने हाथ में होता है. ये था बार्थ्स का राइटिंग डिग्री 0. चलिए अब नेक्स्ट वर्क डिस्कस करते हैं, माइथोलॉजीज़. ये 1957 में पब्लिश हुआ और ये कलेक्शन ऑफ एसेज है. इस वर्क में रोलैंड बार्थ्स ने कल्चरल आइटम्स को एनालाइज किया कि किस तरह कल्चरल आइटम्स में सोशल वैल्यूज़ छुपी होती हैं, यानी आइडियोलॉजीज़ छुपी होती हैं. बार्थ्स ने डिफरेंट कल्चरल आइटम्स को एनालाइज किया, जैसा कि मैगजीन्स, डिटर्जेंट्स, वाइन और पॉपुलर कल्चर वगैरह. बार्थ्स कहता है कि ये सब चीज़ें अपने साथ कोई ना कोई मीनिंग कैरी करती हैं, इनके पीछे कोई ना कोई सोशल वैल्यू होती है. मिसाल के तौर पर फ्रेंच सोसाइटी में वाइन को हेल्दी समझा जाता है और उसको हाई स्टेटस के साथ एसोसिएट किया जाता है, कि जो शख्स वाइन पीता है वो अमीर है, पैसे वाला है, उसका स्टेटस हाई है. इस तरह फ्रेंच सोसाइटी में वाइन अपने साथ सोशल क्लास का सिंबल कैरी करती है, यानी ये हाई स्टेटस को सिंबलाइज करती है. बार्थ्स कहता है कि यूं सोसाइटी में वैल्यूज़ बनती हैं, मिथ्स बनती हैं. जैसा कि वो कहता है, मिथ इज़ अ टाइप ऑफ स्पीच एंड मिथ इज़ अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन दैट इट इज़ अ मैसेज. फिर रोलैंड बार्थ्स सिमियोटिक्स को स्टडी करता है और उसने साइंस सिस्टम के ज़रिए इन कल्चरल मैनिपुलेशंस के बारे में बताया. बार्थ्स कहता है कि मीनिंग के 2 लेवल होते हैं. पहला है लैंग्वेज ऑब्जेक्ट, यानी ये लिटरल और डायरेक्ट मीनिंग होता है. और फिर है मेटा लैंग्वेज, ये सेकंड लेवल मीनिंग होता है, जो किसी न किसी मिथ से जुड़ा होता है, यानी ये मीनिंग कोई ना कोई मिथ बता रहा होता है. मिसाल के तौर पर वाइन का मेंटल इमेज सिग्निफाइड है और एक्चुअल वाइन सिग्निफायर है, लेकिन अपर क्लास
اس کے ساتھ ایک اور میننگ جوڑ دیتی ہے، یعنی اس کا سیکنڈ لیول میننگ سوشل کلاس کو سمبولائز کرتا ہے کہ وائن اچھے لائف سٹائل اور ہائی سٹیٹس کو ریپریزنٹ کرتی ہے۔ باتس کہتا ہے کہ یہ سیکنڈ لیول میننگ متھ ہے، اور ایسی کلچرل متھ اس لیے بنائی جاتی ہے تاکہ سوشل نارمز اور سوشل ویلیوز مینٹین رہیں اور ایسے پروڈکٹس زیادہ سے زیادہ سیل ہوں۔ ویوز، یہ تھا رولینڈ باتس کا سیکنڈ ورک مائتھولوجیز۔ چلیے اب ہم اس کا تھرڈ ورک ڈسکس کرتے ہیں، دا ڈیتھ آف دی آتھر۔ یہ ورک 1967 میں پبلش ہوا۔ اس میں رولینڈ باتس ٹریڈیشنل لٹریری کریٹیسزم کو چیلنج کرتا ہے۔ ٹریڈیشنل لٹریری کریٹیسزم میں یوں ہوتا تھا کہ سارا فوکس آتھر کی انٹینشنز پر کیا جاتا تھا کہ آتھر کیا میننگ کنوے کرنے کی کوشش کر رہا ہے، آتھر اس ورک کے بارے میں کیا بتانا چاہ رہا ہے، یا پھر سارا فوکس آتھر کی بائیوگرافی پر کیا جاتا تھا کہ آتھر کی لائف میں کیا ہوا، کن کن فیکٹرز نے اس کی رائٹنگز پر اثر کیا۔ رولینڈ باتس ان سب کو چیلنج کرتا ہے اور ریڈر پر زور دیتا ہے، ریڈر اور ٹیکسٹ کے درمیان ریلیشن شپ کی بات کرتا ہے۔ باتس کہتا ہے کہ ہر ریڈر کو اپنے ایکسپیرینسز اور اپنے پرسپیکٹیوز کے لحاظ سے ٹیکسٹ کو انٹرپریٹ کرنا چاہیے، اسے اپنا میننگ خود کریٹ کرنا چاہیے۔ جیسا کہ بات کہتا ہے، دا برتھ آف دا ریڈر مسٹ بی ایٹ دا کاسٹ آف دا ڈیتھ آف دا آتھر۔ باتس آتھر کی انٹینشنز کو کریٹیسائز کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر ہم آتھر کی انٹینشنز اور آتھر کی بائیوگرافی پر فوکس کریں تو یہ اس ورک کی انٹرپریٹیشنز کو بہت لمیٹڈ کر دیتا ہے۔ ایسا کرنے سے ہم آتھر کے ارد گرد ہی گھومتے رہتے ہیں، خود سے میننگ کریٹ نہیں کر پاتے۔ باتس کہتا ہے، ٹو گیو اے ٹیکسٹ این آتھر is to impose a limit on that text, to furnish it with the final signified to close the writing۔ رولینڈ باتس سبجیکٹیو میننگ کی بات کرتا ہے کہ ہر ریڈر ٹیکسٹ پڑھ کر اسے خود انٹرپریٹ کرے اور خود میننگ کریٹ کرے۔ اس طرح ایک ورک کی بہت ساری انٹرپریٹیشنز ہو سکتی ہیں، ایک ورک کی ملٹیپل انٹرپریٹیشنز حاصل کی جا سکتی ہیں۔ جتنے ریڈرز ہوں گے اتنی انٹرپریٹیشنز ہوں گی، ہر ریڈر اپنے لحاظ سے ٹیکسٹ کو انٹرپریٹ کرے گا۔ اس طرح ڈیتھ آف دا آتھر کا مطلب ہے کہ رولینڈ باتس آتھر سے اپنا فوکس ہٹاتا ہے اور ریڈر پر شفٹ کرتا ہے۔ یہ تھا رولینڈ باتس کا تھرڈ ورک، دا ڈیتھ آف دا آتھر۔ چلیے اب اس کا نیکسٹ ورک ڈسکس کرتے ہیں جو کہ ہے ز۔ یہ ورک 1970 میں پبلش ہوا۔ اس ورک میں رولینڈ باتس ایک فرینچ آتھر آنرے ڈی بلزاک کا ایک ناولہ لیتا ہے جس کا نام ہے ساراسین۔ رولینڈ باتس اس ورک کا سٹرکچرل انالیسس کرتا ہے، اس ورک کو ایز این ایگزامپل لیتا ہے اور سٹرکچرلسٹ اپروچ بتاتا ہے۔ وہ ٹیکسٹ کو فنڈامنٹل کمپوننٹس میں ڈیوائیڈ کرتا ہے، یہ سمجھنے کے لیے کہ کس طرح ٹیکسٹ سے میننگ پروڈیوس کیا جاتا ہے۔ رولینڈ باتس 5 طرح کے کوڈز بیان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ کسی بھی ٹیکسٹ میں 5 طرح کے کوڈز ہوتے ہیں۔ پہلا ہے ہرمینیوٹک کوڈ، پھر ہے پروایرٹک کوڈ، پھر سیمینٹک کوڈ، پھر ہے سمبولک کوڈ اور پھر لاسٹ پہ ہے کلچرل کوڈ۔ ہرمینیوٹک کوڈ کا مطلب ہے کہ ٹیکسٹ میں مسٹریز کریٹ کی جاتی ہیں، کہانی میں مسٹری ہوتی ہے، یعنی مسٹیریس ایلیمنٹس ہوتے ہیں۔ ریڈر سوال کرتا ہے، پھر ان سوالوں کے جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہر ریڈر اپنے انداز میں سوالوں کے جواب ڈھونڈتا ہے اور ٹیکسٹ کو انٹرپریٹ کرتا ہے۔ مثال کے طور پر کریکٹرز کی آئیڈینٹی کے متعلق جو سوال ہوتے ہیں وہ اس کوڈ میں آتے ہیں۔ پھر ہے پروایرٹک کوڈ۔ یہ کوڈ
एक्शंस के रिलेटेड होते हैं, किस तरह एक एक्शन के बाद दूसरा एक्शन हो रहा है और एक्शंस जुड़ रहे हैं और प्लॉट आगे बढ़ रहा है। ये कोड प्लॉट की प्रोग्रेशन के मुतालिक है कि प्लॉट किस तरह से प्रोग्रेस करता है। फिर है सिमेंटिक कोड। ये कोड कोनोटेशंस बताता है, यानी जो लिटरल मीनिंग से बियॉन्ड होता है उसको बयान करता है। इसका फोकस टेक्स्ट के थीम्स पर होता है। फिर है सिंबॉलिक कोड। ये कोड टेक्स्ट में मौजूद सिंबल्स, एब्स्ट्रैक्ट मीनिंग्स और बाइनरी ऑपोजिशंस के बारे में बताता है, जैसा कि लाइफ और डेथ, मेल और फीमेल, गुड और ईवल। फिर है कल्चरल कोड। इसको रेफरेंशियल कोड भी कहते हैं कि किस तरह टेक्स्ट में हिस्टोरिकल, साइंटिफिक और कल्चरल रेफरेंसेस इस्तेमाल किए गए हैं। इसमें किसी भी टेक्स्ट का सोशल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट होता है, स्टोरीज का बैकग्राउंड होता है। लिहाजा इन 5 कोड्स के ज़रिए रोलैंड बार्थ्स बताता है कि किस तरह टेक्स्ट मल्टीपल लेवल्स पर काम करता है। इसी वर्क में रोलैंड बार्थ्स ने 2 इम्पोर्टेंट टर्म्स बयान की, रीडरली टेक्स्ट और राइटरली टेक्स्ट। रीडरली टेक्स्ट बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, जो रीडर को आसानी से समझ आ जाता है। इसमें कन्वेंशनल नैरेटिव स्ट्रक्चर होता है, फेमिलियर लैंग्वेज होती है जो रीडर को बहुत आसानी से और अच्छी तरह समझ आ जाती है। इसमें रीडर पैसिव होता है, यानी एक्टिव रोल प्ले नहीं करता, एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता, बल्कि ऑथर की इंटरप्रिटेशंस पर डिपेंड करता है। ऑथर जो मीनिंग कन्वे कर रहा होता है, जो उसका प्री डिटर्मिन्ड मीनिंग होता है, रीडर भी उसी पर डिपेंड करता है, खुद से मीनिंग क्रिएट नहीं करता, खुद से टेक्स्ट को इंटरप्रेट नहीं करता। यानी इसमें रीडर कोई एक्टिव रोल प्ले नहीं करता। फिर है राइटरली टेक्स्ट। ये कॉम्प्लेक्स होता है, ओपन एंडेड होता है। इसमें रीडर एक्टिव होता है, यानी एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है और टेक्स्ट का मीनिंग खुद से क्रिएट करता है, टेक्स्ट को इंटरप्रेट करता है और ट्रेडिशनल नैरेटिव स्ट्रक्चर्स को चैलेंज करता है। ये था रोलैंड बार्थ्स का वर्क स। फिर रोलैंड बार्थ्स का नेक्स्ट वर्क है द प्लेयर ऑफ द टेक्स्ट, जो 1975 में पब्लिश हुआ। इस वर्क में रोलैंड बार्थ्स टेक्स्ट से प्रोड्यूस होने वाली प्लेयर्स के बारे में बात करता है कि किस तरह टेक्स्ट रीडर को प्लेयर देता है, कि किस तरह रीडर टेक्स्ट के साथ इमोशनल लेवल पर इंगेज होता है। रोलैंड बार्थ्स इस वर्क में 2 टर्म्स को डिस्क्राइब करता है। पहली है प्लेजर, जिसका मतलब है टेक्स्ट्स ऑफ प्लेयर, यानी किस तरह टेक्स्ट रीडर्स की एक्सपेक्टेशंस पर पूरा उतरता है, रीडर को प्लेयर देता है। इसे रीडरली टेक्स्ट के साथ भी एसोसिएट किया जाता है, क्योंकि इसमें रीडर का कोई एक्टिव रोल नहीं होता। इसमें रीडर राइटर की इंटरप्रिटेशंस को ही एंजॉय करता है, राइटर की इंटरप्रिटेशन से ही प्लेयर हासिल करता है। फिर है जॉयसेंस, जिसका मतलब है टेक्स्ट्स ऑफ ब्लिस। ये रीडर की एक्सपेक्टेशंस और एक्सपीरियंसेस को चैलेंज करता है। इसमें रीडर का एक्टिव रोल होता है, रीडर खुद से टेक्स्ट को इंटरप्रेट करता है, खुद से मीनिंग क्रिएट करता है। इसलिए इसे राइटरली टेक्स्ट के साथ भी एसोसिएट किया जाता है। फिर रोलैंड बार्थ्स का लास्ट वर्क है कैमरा लूसिडा, जो 1980 में पब्लिश हुआ। इसमें रोलैंड बार्थ्स फोटोग्राफी के बारे में बात करते हैं, यानी पिक्चर्स को गहराई से स्टडी करते हैं कि किस तरह तस्वीरें हमारे एक्सपीरियंसेस बताती हैं, हमारे इमोशंस डिस्क्राइब करती हैं, हमारे इमोशन से कनेक्टेड होती हैं। इस वर्क में भी रोलैंड बार्थ्स 2 टर्म्स बयान करते हैं, स्टूडियम और पंक्टम। स्टूडियम का मतलब है किसी भी तस्वीर की कल्चरल, लिंग्विस्टिक
और पॉलिटिकल इंटरप्रिटेशन। और पंक्टम का मतलब है तस्वीर के साथ पर्सनल और इमोशनल कनेक्शन। मिसाल के तौर पर एक फैमिली फोटोग्राफ है। व्यूअर उस तस्वीर को देखता है और देखने के बाद उसमें डोमेस्टिक लाइफ और फैमिली बॉन्ड के रिलेटेड इमोशंस इवोक होते हैं, तो ये स्टूडियम है। लेकिन अगर उस पिक्चर में एक ग्रैंड मदर है और ग्रैंड मदर ने कोई यूनिक ज्वेलरी पहनी हुई है और देखने वाले का उस ज्वेलरी के साथ पर्सनल और इमोशनल कनेक्शन बन जाता है, तो ये पंक्टम है। व्यूअर्स, ये था रोलैंड बार्थ्स का लास्ट वर्क कैमरा लूसिडा। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। इस वर्क के नोट्स आपको PDF में मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।